छपरा में 15 साल की छात्रा की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे बिहार की राजनीति गर्म है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, न्याय की मांग हो रही है। वहीं उस गांव में भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। परिवार का आरोप है कि गांव के 5 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसे कुएं में फेंक कर मार दिया, लेकिन पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले। पुलिस ने 2 अलग अलग प्रेस नोट जारी किए, 14 मार्च और 15 मार्च को। इन दोनों में 24 घंटे के भीतर एक बड़ा बदलाव किया गया। यह बदलाव क्यों हुआ, अब तक कोई सफाई क्यों नहीं दे पाया? अब परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने में 26 घंटे क्यों लगाए, यह भी एक सवाल है। पुलिस को 2.5 घंटे देर से सूचना क्यों दी गई? इस मामले में कई सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। पहले समझते हैं कि मामला क्या है। पुलिस ने प्रेस नोट के मुताबिक घटना 11 मार्च को दोपहर 2:30 पर हुई। पीड़िता 15 साल की थी और कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। उसके पिता दूसरे राज्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और घटना के वक्त घर पर नहीं थे। घर पर सिर्फ माँ, बड़ी बहन और पीड़िता थी। घटना स्थल पीड़िता का पुराना जर्जर घर था जो सुनसान पड़ा था। उस घर से 5 मीटर उत्तर में एक कुआं था। परिवार का आरोप है कि गांव के 5 युवकों ने उस सुनसान घर में पीड़िता के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया। ग्रामीणों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक निकाला गया तब तक उसकी सांस बंद हो चुकी थी। लेकिन पुलिस के प्रेस नोट में घटनाक्रम कुछ अलग तरह से दर्ज है। पड़ोसन प्रभावती देवी ने पुलिस को बताया कि मां ने उन्हें फोन किया था, वो गई तो लड़की वहां थी। इसके बाद माँ और बहन भी पहुंची। टूटे हुए घर में आरोपी और लड़की दोनों मौजूद थे। कुछ देर में भीड़ एकत्रित हो गई और आपाधापी में आरोपी वहां से भाग गया। इस बारे में पुलिस ने लिखा कि लड़की कुएं में कैसे गिरी यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन उसी 14 मार्च के प्रेस नोट में आगे यह भी दर्ज है कि मां नीरू देवी और ग्रामीण रुदल सिंह ने पुलिस को बताया कि मृतका की मौत कुएं में धकेले जाने के कारण हुई है। यानी 2 गवाहों ने खुद पुलिस को धकेले जाने की बात बताई और पुलिस का बयान है कि स्पष्ट नहीं है। एफआईआर में 5 नामजद आरोपी हैं: सचिन माझी, युवराज माझी, चंदन माझी, अजय माझी और विकास माझी। सभी गांव के ही निवासी हैं। एफआईआर डेनी थाना कांड संख्या 96/26 के तहत दर्ज हुई। धाराएं बीएनएस 103, 70(2), 238, 351(2), 61(2) और पोस्को एक्ट की 4, 6 और 8 है। अब तक सिर्फ युवराज माझी गिरफ्तार हुआ है, बाकी 4 अभी भी फरार हैं। परिवार का कहना है कि यह पहली बार नहीं था। पीड़िता की बहन ने बताया कि कुछ महीने पहले भी एक आरोपी घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश कर चुका था। उस वक्त परिवार ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले सिर्फ बोलता रहता था लोग इसका जान ले लेंगे, इसका जान ले लेंगे, बस आगे ऐसा कुछ है ही नहीं। ना उसको कुछ विवाद नहीं, झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं है उसके। हाँ, परेशान करता था। फिर उसके बोला गया था कि उसके बाद सब कुछ मामला सेटल हो गया था। 1 साल तक सब कुछ सही था। फिर उसको सिर्फ बोलता था जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, इसको मार डालेंगे। सिर्फ यही बोलता रहता था। कौन बोलता ये नहीं मालूम कि यही लोग 5 आदमी मिलकर बलात्कार करके इसको जान भी ले लिया लोग। सरकार से आरोपी युवराज का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया जिसमें उसने लिखा था कि अगर शादी नहीं हुई तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। ग्रामीणों ने यह पोस्ट पुलिस को दिखाई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मां की एफआईआर में दर्ज है कि आरोपियों ने धमकी दी थी, थाना, प्रशासन, कोर्ट हम खरीद लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परिवार की मांग है बाकी 4 को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, सीबीआई जांच हो और फांसी की सजा दी जाए। अब सवाल कि पुलिस का क्या कहना है। 14 मार्च को छपरा सदर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पहली बात यह है कि शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। मौत का कारण डूबने से दम घुटना दर्ज है। वैजाइनल स्वैब की आरआर लेबोरेटरी जांच में लिखा है न जीवित न मृत, कोई शुक्राणु नहीं मिला। पुलिस इसे बलात्कार के प्रत्यक्ष वैज्ञानिक सबूत न होने के रूप में पेश कर रही है। आगे के जांच के लिए एफएसएल के सैंपल, वैजाइनल स्वैब, पब्लिक हेयर, ब्लड, फिंगर नेल और कपड़े मुजफ्फरपुर भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
यानी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पूछताछ में आरोपी युवराज माझी ने माना कि वो घटनास्थल पर मौजूद था और पीड़िता को जानता था। उसने बताया कि दोनों इंस्टाग्राम के जरिए पहले से जुड़े थे और घटना के दिन दोपहर में भी बातचीत हुई थी। पुलिस इस बयान को अपने नैरेटिव के आधार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इस मामले में एसआईटी गठित हो चुकी है। अब सबसे प्रमुख सवाल कि पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि 24 घंटे में गवाहों के नाम क्यों हटाए। 14 मार्च को प्रेस नोट में लिखा था कि घटनास्थल से 30 फीट दूर रहने वाली प्रभावती देवी ने यह बताया और घटनास्थल से 20 फीट दूर रहने वाले प्रभु राम ने भी यही बयान दिया। 15 मार्च को प्रेस नोट में यही बातें हैं, लेकिन दोनों के नाम हटा दिए गए हैं। अब लिखा गया है एक ग्रामीण महिला और एक ग्रामीण व्यक्ति। 24 घंटे में दोनों गवाहों के नाम क्यों हटाए, इसकी कोई सफाई पुलिस ने नहीं दी। क्या गवाहों पर दबाव पड़ा? क्या वो अपना बयान बदलने वाले हैं? ये सवाल अनुत्तरित है। दूसरा सवाल स्पष्ट नहीं है, आखिर कैसे? पुलिस कहती है कि लड़की कुएं में कैसे गई यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसी प्रेस नोट में दो गवाह मां और रुदल सिंह का बयान दर्ज है कि धकेले जाने से मौत हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी दावा किया कि उसने आरोपी को धकेलते देखा। दो गवाह और एक प्रत्यक्षदर्शी के बावजूद पुलिस स्पष्ट नहीं कह रही है। तीसरा सवाल 5 क्यों थे। पुलिस का नैरेटिव है कि पीड़िता और युवराज पहले से जानते थे, लेकिन एफआईआर में 5 आरोपी हैं। एक से मिलने गई थी तो मौके पर 5 थे। इसका कोई जवाब पुलिस के बयान में नहीं है। चौथा सवाल, पोस्को पर चुप्पी क्यों। पीड़िता 15 साल की थी। पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग को बहलाना, फुसलाना या बुलाना भी अपराध है। कानूनी तौर पर यह सहमति का सवाल लागू नहीं होता। पुलिस इस बिंदु पर कुछ नहीं बोल रही। अब वो सवाल जो असुविधाजनक है लेकिन निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है। पहला बिंदु 2.5 घंटे की देरी। घटना दोपहर 2:30 बजे हुई। पुलिस को सूचना शाम 4:45 पर मिली। बीच के 2.5 घंटे में क्या हुआ यह दर्ज नहीं है। एक संभावना यह है कि गांव का दूर दराज का इलाका है, मां निरक्षर है, घर में कोई पुरुष नहीं था और सदमे में देरी स्वाभाविक हो सकती है। दूसरी संभावना यह है कि उस दौरान किसी से बातचीत हुई हो, समझौते की कोशिश की गई हो या नैरेटिव तय किया गया हो। जांच एजेंसी को इन 2.5 घंटों का हिसाब मांगना चाहिए। दूसरा बिंदु कि एफआईआर में 26 घंटे की देरी। घटना 11 मार्च दोपहर 2:30 बजे हुई। एफआईआर 12 मार्च को शाम करीब 4:30 बजे दर्ज हुई। पुलिस के प्रेस नोट में लिखा गया है कि परिजनों से आवेदन मांगा गया और उन्होंने बाद में देने की बात कही। 12 मार्च को मां का अंगूठा निशान युक्त आवेदन मिला। मां निरक्षर है यह तथ्य है, लेकिन 26 घंटे में एफआईआर का नैरेटिव किसने तय किया और मां को लिखवाने में किसने मदद की यह दर्ज नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, मां को पहले से शक था। पुलिस के प्रेस नोट में दर्ज है कि मां ने खुद पड़ोसन को फोन किया और पूछा कि क्या मेरी बेटी वहां है। यानी मां को पहले से अंदेशा था कि लड़की उस सुनसान घर के आसपास हो सकती है। अगर मां को पहले से खतरे का अंदेशा था तो उस खतरे को रोकने की कोशिश पर्याप्त थी या नहीं, यह भी जांच का हिस्सा होना चाहिए। अब सबसे मुख्य पॉइंट, मां ने पकड़ा, यह जो एंगल है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि मां ने लड़की को आरोपी के साथ पाया और भीड़ के सामने पिटाई हुई। इसके बाद लड़की कुएं की तरफ गई। अगर ये सच है तो 2 संभावनाएं हैं, या तो आरोपी ने धकेला या लड़की खुद कूदी। दोनों संभावनाएं अभी जांच के दायरे में हैं और एफएसएल रिपोर्ट इस पर कुछ रोशनी डाल सकती है। ये सवाल परिवार को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 15 साल की बच्ची की मौत हुई है। लेकिन पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब हर पक्ष पर बराबर सवाल पूछे जाएंगे।
अब देखिए, पीड़िता राजपूत समाज से थी और पांचों आरोपी पासवान समाज से हैं, जो बिहार की महादलित श्रेणी में आते हैं। इस जातीय समीकरण ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो 6 बार सारण से सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। चुनावों में राजपूत समाज का मत उनके लिए निर्णायक रहा है। इस मामले में अब तक उनका कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, न घटनास्थल का दौरा हुआ और न पीड़ित परिवार से मुलाकात। राजपूत संगठन पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर #Justice for Saran Girl ट्रेंड हुआ। राजपूत संगठनों ने प्रदर्शन किए और सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी की मांग की। दूसरी तरफ दलित संगठनों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले आरोपियों को दोषी न माना जाए। यह मामला जाति का नहीं है, जाति इसमें राजनीति की वजह से आई है। मूल मामला एक नाबालिग की मौत का है और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग है। इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 4 आरोपी अभी फरार हैं। गवाहों के नाम हटाने के कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। एसआईटी जांच जारी है और जांच एजेंसी को इन 5 सवालों का जवाब देना चाहिए। बाकी 4 आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? 14 मार्च के प्रेस नोट से गवाहों के नाम क्यों हटाए गए? 2.5 घंटे और 26 घंटे की देरी के दौरान क्या हुआ? पहले की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और एफएसएल रिपोर्ट कब तक आएगी? जब भी इस मामले में नई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो जरूरी लगा तो शेयर करें, कमेंट में बताएं कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल आपके मुताबिक कौन सा है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।